नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं समाजशास्त्र विषय में बीए पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर में सामाजिक समूह पर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सामाजिक समूह। सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का संगठन या संग्रह होता है जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है। हम यह भी जानते हैं कि समूह मनुष्य के जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वास्तविकता है। वह जन्म से लेकर मृत्यु तक न केवल विभिन्न प्रकार के समूहों में रहता है बल्कि नए समूहों का निर्माण भी करता है। इन समूहों के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। समूहों से अलग व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। यहाँ तक कि हैरी एम जॉनसन भी समूह के निर्माण के लिए व्यक्तियों में आपसी सहयोग को आवश्यक मानते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो यह एक समूह का निर्माण करते हैं। जहाँ तक सामाजिक समूह की विशेषताएं हैं तो विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक समूह की निम्नांकित विशेषताओं का उल्लेख किया है जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1, व्यक्तियों का समूह। सामाजिक समूह की पहली विशेषता है व्यक्तियों का समूह। एक अकेला व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकता है। दूसरा है कार्य विभाजन, अर्थात प्रत्येक समूह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के कारण ही होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह के सदस्यों में कार्य विभाजन कर दिया जाता है। समूह की तीसरी विशेषता सामान्य रुचि है, क्योंकि किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा होती है जिनकी रुचि एवं हित एक समान हो। विरोधी हितों वाले व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकते हैं। सामाजिक समूह की एक अन्य विशेषता जो कि चौथी विशेषता है वह है समूह में एकता, अर्थात कोई भी समूह के रूप में उसी समय तक कायम रह सकता है जब तक उसके सदस्यों में एकता की भावना पाई जाती है। अगर एकता नहीं रहेगी तो वह समूह टूट जाएगा। समूह की एक अन्य विशेषता ऐच्छिक सदस्यता के रूप में है। समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है, यह अनिवार्य नहीं होती है। व्यक्ति सभी समूहों का सदस्य नहीं बनता है बल्कि उन्हीं सदस्यों का समूह बनता है जिनकी सदस्यता सामान्य रुचियों और ऐच्छिक होती है। समझौता, यह भी समूह की एक विशेषता है, क्योंकि किसी भी समूह की स्थापना तभी संभव है जब उसके सदस्यों में समूह के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, नियमों इत्यादि को लेकर आपस में समझौता हो। सामाजिक समूह की एक अन्य विशेषता सामाजिक संबंध है।
क्योंकि समूह में केवल व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके बीच सामाजिक संबंधों का होना भी अनिवार्य है। सामाजिक समूह की एक अन्य विशेषता सहयोग एवं सहायता है, क्योंकि समूह के सदस्य न केवल अपने विचारों को ही एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग एवं सहायता भी करते हैं। और इन्हीं सहयोग के कारण समूह के सदस्य अपने सामान्य हितों की पूर्ति कर पाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं समूहों का वर्गीकरण, कि समूह कितने प्रकार के होते हैं। चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1909 में प्रकाशित हुई थी, उसमें प्राथमिक समूह और की अवधारणा को प्रस्तुत किया। यहाँ हम यह बता दें कि समूह को प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह के रूप में बांटा गया है, और प्राथमिक समूहों की अवधारणा को चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए चार्ल्स कूले ने लिखा कि प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिसकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहयोग है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समूह के सदस्यों में प्रत्यक्ष रूप से जब संबंध हो और वे प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में हो, तो ऐसे समूह प्राथमिक समूह होते हैं। ऐसे समूहों के उदाहरण में हम परिवार, मित्र, पड़ोसी इत्यादि को देख सकते हैं। प्राथमिक समूहों की भी अपनी एक विशेषता है। प्राथमिक समूहों को अगर हम देखें तो इनकी विशेषताओं को प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने 3 आवश्यक विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया है। पहला, शारीरिक समीपता। प्राथमिक समूह के लिए प्रोफेसर डेविस शारीरिक समीपता को महत्व देते हैं, जिससे व्यक्तियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सके। व्यक्तियों के एक दूसरे के निकट होने, साथ उठने बैठने, खाने पीने, साथ साथ पढ़ने, बातचीत करने से उनके बीच विचारों एवं भावनाओं का सरलता से आदान प्रदान हो जाता है। निकट संपर्क से व्यक्तियों में परिचय बढ़ता है और वे एक दूसरे के प्रति आदर, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना रखते हैं। दूसरा जो विशेषता उन्होंने बताई है वो है समूह का लघु आकार। समूह जितना छोटा होगा, सदस्यों में उतनी ही अधिक मात्रा में निकटता और घनिष्ठता होगी, क्योंकि यदि समूह का आकार बड़ा है तो उसके सभी सदस्य एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। उनमें एक दूसरे के प्रति वो लगाव भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए समूह का लघु आकार भी प्राथमिक समूह की एक विशेषता माना जाता है। तीसरा, संबंधों की अवधि। संबंधों की अवधि का अर्थ है कि संबंधों की अवधि का घनिष्ठता के साथ सीधा संबंध होता है। संबंधों का काल जितना लंबा होगा, सामान्यतः उतनी ही अधिक मात्रा में घनिष्ठता भी होगी। घनिष्ठता का होना प्राथमिक संबंधों की स्थापना के लिए आवश्यक है। अतः उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राथमिक समूह के लिए शारीरिक समीपता, समूह का छोटा आकार और संबंधों की लंबी अवधि
महत्वपूर्ण है। इसके अलावा समूहों की कुछ अन्य विशेषता प्राथमिक समूह के रूप में बताई गई है। उसमें पहला है उद्देश्यों की समानता, अर्थात एक प्राथमिक समूह में सदस्यों की इच्छाएं तथा प्रवृत्तियां प्रायः समान होती हैं। उदाहरण के तौर पर दो मित्रों के प्रायः एक से दृष्टिकोण पाए जाते हैं। उद्देश्यों की समानता के कारण ही प्राथमिक समूह के सदस्यों में हम की भावना होती है। जो दूसरी विशेषता है वह है संबंध स्वयं साध्य होते हैं, अर्थात प्राथमिक समूह में जो संबंध होते हैं वो किसी स्वार्थ अथवा किसी उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में नहीं होते, बल्कि यह संबंध स्वयं ही अपने आप में साध्य लक्ष्य होते हैं। जैसे मित्रों में छोटे समूह अथवा एक परिवार में सदस्यों की आपसी संबंध ही अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। यह संबंध स्वयं साध्य है, किसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन नहीं है। प्राथमिक समूह की एक अन्य विशेषता यह है कि संबंध वैयक्तिक होते हैं, अर्थात प्राथमिक समूहों में पाए जाने वाले संबंध व्यक्तिगत हैं। इसका तात्पर्य यह है कि समूह में प्रत्येक व्यक्ति की अन्य लोगों में व्यक्तियों के रूप में रुचि होती है। माता पिता तथा बच्चों में, भाई बहन अथवा भाई बहन मित्रों में वैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। ये संबंध किसी को दिए नहीं जा सकते, अर्थात हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। मित्र अथवा माता या पिता का स्थान कोई अन्य व्यक्ति नहीं ले सकता। किसी की मृत्यु हो जाने पर ऐसे संबंध स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। प्रोफेसर डेविस ने बतलाया है कि एक नवीन वैयक्तिक संबंध स्थापित किया जा सकता है, एक पुराना वैयक्तिक संबंध समाप्त किया जा सकता है। संभवतः यह चालक शक्ति जिससे संबंध को प्रारंभ करवाया था दूसरे को प्रेरणा दे सकती है, लेकिन एक ही संबंध में एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति की प्रतिस्थापना नहीं की जा सकती। प्राथमिक संबंधों की एक अन्य विशेषता या प्राथमिक समूहों की एक अन्य विशेषता यह है कि संबंध संपूर्ण होते हैं। प्राथमिक संबंध में संपूर्णता का गुण पाया जाता है। ऐसे संबंध में व्यक्ति के जीवन का एक पहलू नहीं आता, बल्कि व्यक्ति अपनी संपूर्णता के साथ इसमें भाग लेता है। जैसे एक डॉक्टर का मरीज के साथ तथा एक शिक्षक का अपने विद्यार्थी के साथ पाया जाने वाला संबंध जीवन के एक पहलू से संबंधित संबंध है। डॉक्टर मरीज को बीमारी से मुक्त करना तथा शिक्षक विद्यार्थी को शिक्षित करना चाहता है। इन संबंधों में संपूर्णता पूर्ण रूप से नहीं पाई जाती, परंतु एक मित्र दूसरे मित्र के जीवन में किसी एक पक्ष से संबंधित नहीं होता। वह तो उसके संपूर्ण जीवन में रुचि लेता है, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, पारिवारिक जीवन इत्यादि सभी में। अब हम प्राथमिक समूहों के महत्व पे भी थोड़ा चर्चा कर लें। प्राथमिक समूहों का व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। प्राथमिक समूह के महत्व को हम इस आधार पर देख सकते हैं कि इसके द्वारा व्यक्ति के गुणों का विकास होता है। व्यक्तियों को एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्राप्त होती है। प्राथमिक समूह मनोरंजन प्रदान करता है। प्राथमिक समूह सामाजिक नियमों के पालन एवं नियंत्रण में योगदान देता है और सबसे बढ़कर प्राथमिक समूह के द्वारा व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अब हम द्वितीयक
समूह के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ हम यह बताना चाहेंगे कि चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा का उल्लेख किया है, द्वितीयक समूह की नहीं। इतना अवश्य है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा के कारण ही द्वितीयक समूह की अवधारणा का विकास हो सका है। द्वितीयक समूह सभ्य और विकसित समाज की देन है, जहाँ संबंधों में प्राथमिक समूहों की तरह आत्मीयता एवं घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। द्वितीयक समूह में सामाजिक जीवन औपचारिकताओं से भरा होता है। द्वितीयक समूह की परिभाषा देते हुए जॉर्ज सी होमस तथा किंग्सले डेविस आदि विद्वानों ने कहा है कि द्वितीयक समूहों को स्थूल रूप से सभी प्राथमिक समूहों के विपरीत कहकर परिभाषित किया जा सकता है। बीर स्ट्रीट ने कहा कि वे सभी समूह द्वितीयक है जो प्राथमिक नहीं है। इस तरह उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। व्यक्तिगत रूप में सदस्यों को जानना वहाँ आवश्यक नहीं है। ऐसे समूहों में शारीरिक निकटता भी अनिवार्य नहीं है। ये संबंध अनौपचारिक प्रकार के जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित अस्थायी प्रकार के विशेष हितों पर आधारित और हस्तांतरणीय होते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे का हस्तांतरण आसानी से किया जा सकता है। ऐसे समूह विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं। उद्देश्यों के पूर्ण होने पर ये समूह समाप्त हो जाते हैं। ये सभी द्वितीयक समूह समझौते की प्रकृति के होते हैं। द्वितीयक समूह के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि सदस्यों में समूह के प्रति कुछ अपनापन, त्याग एवं निष्ठा का भाव हो। उदाहरण के तौर पर विश्वविद्यालय, श्रमिक संघ, राजनीतिक दल द्वितीयक समूहों की श्रेणी में आते हैं। अब हम द्वितीयक समूहों की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। द्वितीयक समूहों की जो पहली विशेषता है वह यह है कि ये समूह जानबूझकर कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किए जाते हैं। इसकी एक अन्य विशेषता यह है कि सदस्य एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते नहीं हैं। यहाँ संचार के साधनों द्वारा सदस्यों के बीच संबंध स्थापित होते हैं। जैसे आजकल बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन सदस्य सभी एक दूसरे को नहीं जानते। तीसरी जो विशेषता है कि इन समूहों में शारीरिक निकटता का अभाव पाया जाता है। जो इसकी चौथी विशेषता है वह यह है कि द्वितीयक समूहों का आकार प्राथमिक समूहों की तुलना में काफ़ी विस्तृत होता है। द्वितीयक समूहों की एक अन्य विशेषता यह है कि ये समूह व्यक्ति के जीवन के किसी विशेष पहलू से संबंधित होते हैं और वे व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष को ही प्रभावित कर पाते हैं। द्वितीयक समूहों की एक अन्य विशेषता यह है कि इन समूहों के सदस्यों में उत्तरदायित्व सीमित होते हैं। द्वितीयक समूहों की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें संबंध संविदा या समझौते की प्रकृति के होते हैं, जो निश्चित नियमों एवं शर्तों के आधार पर बनते हैं। द्वितीयक समूहों की एक अन्य विशेषता यह है कि ये संबंध
औपचारिक होते हैं। यहाँ व्यक्ति के बजाय उसकी स्थिति पर का महत्व ज़्यादा होता है। द्वितीयक समूहों की एक अन्य विशेषता यह है कि यहाँ संबंधों में घनिष्ठता का अभाव होता है। द्वितीयक समूहों की एक अन्य विशेषता सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ होती है। इस तरह हम देखते हैं कि द्वितीयक समूह कहीं न कहीं प्राथमिक समूहों से अलग होते हैं और उनकी कुछ अलग विशेषताएं होती हैं। जहाँ तक अगर दोनों समूहों की बात करें तो यह स्पष्ट है कि व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक संबंधों का अत्यधिक महत्व है, अर्थात प्राथमिक समूहों का महत्व द्वितीयक समूहों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। अब हम प्राथमिक समूह या द्वितीयक समूहों में अगर अंतर की बात थोड़ा करें तो इसको इस आधार पर देख सकते हैं कि प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है। प्राथमिक समूहों में सदस्यों की संख्या कम होती है, द्वितीयक समूह में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। प्राथमिक समूहों में सदस्यों में शारीरिक समीपता पाई जाती है, द्वितीयक समूहों में शारीरिक समीपता का अभाव होता है। प्राथमिक समूहों में सदस्यों में स्थायी संबंध पाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में सदस्यों में अस्थायी संबंध होते हैं। प्राथमिक समूहों में संबंध अनौपचारिक होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में संबंध औपचारिक होते हैं। प्राथमिक समूहों में संबंध स्वनिर्मित होते हैं, जबकि द्वितीयक समूहों में संबंध जानबूझकर बनाए जाते हैं। प्राथमिक समूहों में सभी लोगों के उद्देश्य एक ही होते हैं, जबकि द्वितीयक समूहों में प्रत्येक सदस्य अपने अपने हितों में रुचि रखते हैं। प्राथमिक समूहों की सदस्यता अनिवार्य है, जबकि द्वितीयक समूहों की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। प्राथमिक समूहों में हम की भावना होती है, जबकि द्वितीयक समूहों में हम की भावना केवल दिखावे की होती है। प्राथमिक समूहों का मनुष्य के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जबकि द्वितीयक समूहों में इसका व्यक्तित्व पर बहुत कम प्रभाव होता है। प्राथमिक समूह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं, जबकि द्वितीयक समूह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की अपेक्षा एक विशेष पक्ष को ही प्रभावित करते हैं। प्राथमिक समूहों में प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समूहों में अप्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक समूहों का कार्यक्षेत्र सीमित होता है, जबकि द्वितीयक समूहों का कार्यक्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत होता है। प्राथमिक समूह सार्वभौमिक होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह सार्वभौमिक नहीं है। प्राथमिक समूहों की संख्या बहुत कम है, द्वितीयक समूहों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह हम यह देखते हैं कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूहों में बहुत व्यापक रूप से अंतर है। फिर भी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक समूह मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन्यवाद।